नमस्कार बच्चों, मैं मनोज कुमार आपका एसएसटी का टीचर डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए लेके आया हूँ आज की नई क्लास। आज की क्लास में आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसा कि अभी तक जो सेगमेंट चल रहा था उसमें उत्तर प्रदेश का समग्र अध्ययन। उत्तर प्रदेश के समग्र अध्ययन में बच्चों अभी आपने जो पढ़ा उसमें उत्तर प्रदेश का भौतिक या कह सकते हो भौगोलिक स्थिति के बारे में अभी आपने जाना कि उत्तर में जो उत्तर का विशाल मैदान है, किस प्रकार के उसमें खनिज पाए जाते हैं, किस प्रकार उसका निर्माण हुआ, और उत्तर के मैदानी भाग के पश्चात दक्षिण में जो पठार है जिसको बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, मालवा का पठार, ये हमने थोड़ा सा उससे जो टच था वो बताया। उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कौन सी मिट्टी किस लिए ज़्यादा जानी जाती है, जिसमें आपके जो मैदानी भागों का निर्माण भी है उसमें कैसे कैसे हुआ है, भावर है, भांगर है, और आपका तराई का मैदान, उसके बाद खादर का मैदान हमने आपको पढ़ाया। इसके अलावा मैदानी भागों में किस प्रकार की मिट्टी और उस मिट्टी से होने वाली फसलों के बारे में भी हमने अभी तक आपको बताया। अब जो बच्चों उत्तर प्रदेश की जो जनजाति है वो भी हमने आपको बताया, और जनजाति में हमने आपको अभी तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बारे में भी बताया, और अनुसूचित जनजातियों में जो आपकी सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होती है उसके बारे में भी बताया। जैसे कौन सी जनजाति सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, थारू, जौनसारी, गोंड, इसके अलावा बेंगा, सहरिया, अगरिया, पठारा, खरपरवार, खरवार, इन सब जातियों के बर्रावत, इन जातियों के बारे में और उनके संबंधों के बारे में हमने आपको बताया। आज का उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा, आज का जो थोड़ा सा पॉइंट उसमें जो रह गया था, उत्तर प्रदेश की खनिज संपदा के बारे में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भूतत्व खनिज कर्म निदेशालय के द्वारा खनिज आधारित उद्योग लगाने के उद्देश्य से 1974 में पहली बार उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना बड़े स्तर पर की गई। इसे और अधिक विकसित करने के लिए 1998 में उत्तर प्रदेश खनिज नीति का गठन किया गया। खनिज निगम की स्थापना कब हुई? 1974 में। और खनिज नीति आयोग की स्थापना कब हुई? 1998 में। इसी के तहत खनिज संसाधनों के भंडारण की दृष्टि से प्रदेश में मिर्जापुर, ललितपुर, सोनभद्र, बांदा, झांसी और आपके सहारनपुर, महोबा, ये कुछ क्षेत्र हैं जो महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अगर खनिजों की प्राप्ति के बारे में बात करें तो चूना पत्थर खनिज जो है वो आपका मिर्जापुर से प्राप्त होता है, सोनभद्र से प्राप्त होता है। कोयला उत्तर प्रदेश के सिंगरौली से कोयला हमें सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। डोलोमाइट मिर्जापुर और सोनभद्र से हमें डोलोमाइट प्राप्त होता है, कुछ बांदा क्षेत्र से भी हमें प्राप्त होता है। बॉक्साइड जो एल्यूमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, वो हमें बांदा और चंदौली क्षेत्र से प्राप्त होता है। इसके अलावा कांच या सिल्का की अगर बात करें तो कांच या सिल्का हमें ऐसे क्षेत्र से प्राप्त होगा जहां नदियों का निकलना या नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे आपका इलाहाबाद है, चित्रकूट है, बांदा है, चंदौली है, झांसी है, इन क्षेत्रों से हमें बालू और सिल्का प्राप्त होता है। इसके अलावा पोटास, लवण ये इलाहाबाद, चंदौसी और बांदा क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा आपका बॉक्साइड हमने बता दिया, जिप्सम बता दिया। अगर महत्वपूर्ण उसकी बात की जाए, तांबा सबसे ज़्यादा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तांबा ललितपुर क्षेत्र से हमें प्राप्त होता है। और यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम भी सबसे ज़्यादा हमें ललितपुर क्षेत्र से ही भंडारों की खोज की गई है। जो उत्तर प्रदेश में अगर अपेक्षाकृत देखे जाएं तो वो उत्तर प्रदेश और देश की अपेक्षा अगर बात करें तो यूरेनियम के उत्तर प्रदेश में ललितपुर में सीमित मात्रा में कुछ भंडारों की हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा एस्बेस्टस की अगर बात करें तो ये मिर्जापुर, सोनभद्र, बड़गांव, झांसी के क्षेत्र में एस्बेस्टस की प्राप्ति होती है।
जिप्सम की बात करें तो जिप्सम झांसी, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, जालौन, इन क्षेत्रों से हमें जिप्सम की प्राप्ति होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तत्व या कुछ महत्वपूर्ण खनिज थे जो हमें विभिन्न उत्तर प्रदेश के जिलों से प्राप्त होते हैं। इन जिलों में जब ये खनिज हमें प्राप्त होते हैं तो इन्हीं संसाधनों के माध्यम से हम उद्योगों का विकास करते हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट था, यूरेनियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ललितपुर से प्राप्त होता है। डोलोमाइट और बॉक्साइट हमें कहाँ से, मिर्जापुर और सोनभद्र से प्राप्त होता है। बालू और सिलिका इलाहाबाद, चंदौली, झांसी, इन क्षेत्रों से हमें बालू सिलिका प्राप्त होता है। जिप्सम झांसी से प्राप्त होता है, सोनभद्र से प्राप्त होता है, बड़गांव से प्राप्त होता है। तो ये कुछ तथ्य थे जो हमने आपको खनिजों से संबंधित तथ्यों के बारे में बताया। उसके बाद उससे पहले हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश में खनिज निगम की स्थापना, औद्योगिक खनिज निगम की स्थापना कब की गई थी, 1974 में। ये क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। इसके बाद 1998 में उत्तर प्रदेश में खनिज नीति आयोग की स्थापना की गई। अब उत्तर प्रदेश के शक्ति के संसाधनों पर हम चर्चा करेंगे। शक्ति के संसाधन वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो कौन कौन से शक्ति के संसाधन होते हैं, जिसमें नंबर 1 आपका तापीय विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, परमाणु ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन। अर्थात कहने का मतलब ये है जिन संसाधनों के माध्यम से हमें ऊर्जा या एनर्जी की प्राप्ति होती है वो हमारे शक्ति के संसाधन कहे जाते हैं। इस क्षेत्र में अगर चर्चा की जाए तो राष्ट्र की प्रगति को लगातार बनाए रखने के लिए इसी को ध्यान में रखते हुए सन 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद निगम की स्थापना की गई। कब की गई, 1959 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना की गई। इसी के रूप में परिवर्तित करते हुए इसी के रूप को 1998 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्थापना की गई। उधर मैंने क्या बताया, खनिज के क्षेत्र में 1998 में खनिज नीति की स्थापना हुई। इधर आपकी तापी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1998 में हुई और प्रत्येक वर्ष विद्युत की मांग में लगातार 15% की वृद्धि हो रही है। अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो अगर क्वेश्चन आता है प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की कितनी खपत की मांग बढ़ रही है, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं कि प्रति वर्ष लगभग 15% जो विद्युत की मांग है वो बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश योजना के अंतर्गत राज्य विद्युत की मांग लगभग 23,000 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत लगाया गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश में जो विद्युत की मांग थी या विद्युत ऊर्जा की जो मांग थी, कितनी लगाई गई अनुमानित मांग, 23,000 मेगावाट। अब तापीय विद्युत कुछ परियोजनाएं हैं, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तापीय विद्युत परियोजनाओं की अगर बात करें तो चंदौसी ताप विद्युत केंद्र, ये विद्युत केंद्र मुरादाबाद जिले के चंदौसी नामक स्थान पर है और इसमें 2 यूनिटें स्थापित हैं और इस चंदौसी में जो विद्युत तापीय योजना लगी है इसकी 100 मेगावाट क्षमता इसकी मतलब इकाई है। इसमें से हमें 100 मेगावाट क्षमता विद्युत प्राप्त होती है। इसके अलावा ओबरा ताप विद्युत केंद्र है। ये ओबरा ताप विद्युत केंद्र 1971 में ओबरा ताप विद्युत केंद्र 1971 में रूस की सहायता से सोनभद्र जिले में स्थापित करवाया गया और यहीं पर सिंगरौली में कोयले की खान भी स्थित है। 1967 में शुरू हुआ इस विद्युत गृह के उत्पादन की क्षमता कितनी है, 1382 मेगावाट विद्युत एनर्जी इसमें पैदा की जा सकती है। तो चंदौसी में जो विद्युत उत्पादन क्षमता है वो कितनी है, 100 मेगावाट की। चंदौसी मतलब मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में तापीय विद्युत योजना के द्वारा चंदौसी में जो प्लांट लगा है उससे हमें 100 मेगावाट बिजली प्राप्त हो सकती है।
ओबरा ताप विद्युत योजना के द्वारा हमें सबसे ज़्यादा बिजली ओबरा ताप विद्युत परियोजना के द्वारा प्राप्त होती है। 1382 मेगावाट क्षमता की हमें विद्युत ऊर्जा ओबरा ताप विद्युत परियोजना से प्राप्त होती है, जो रूस की सहायता के द्वारा लगाया गया। इसके अलावा परीक्षा तापीय विद्युत गृह, परीक्षा तापीय विद्युत गृह को झांसी के निकट परीक्षा नामक स्थान पर लगाया गया और इस परीक्षा तापीय विद्युत गृह की जो क्षमता है वो 640 मेगावाट है। इसके अलावा ओबरा मैंने बताया सबसे ज़्यादा तापीय विद्युत ऊर्जा के क्षेत्र में अगर बात करें, तापीय अर्थात थर्मल एनर्जी की बात करें तो, और एक और पॉइंट है, सबसे ज़्यादा प्रदेश में किस प्रकार से एनर्जी प्राप्त होती है? तापीय विद्युत ऊर्जा से अर्थात थर्मल एनर्जी से, अर्थात कोयले के द्वारा जो एनर्जी प्राप्त होती है वो तापीय विद्युत ऊर्जा कही जाती है। तापीय विद्युत ऊर्जा में बार बार आपको डिकोड कर रहा हूँ कि जो तापीय विद्युत ऊर्जा है उसमें पहला प्लांट चंदौसी का लगा जो मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसके बाद ओबरा तापीय परियोजना के अंतर्गत विद्युत ऊर्जा में हमें सबसे ज़्यादा मेगावाट अर्थात 1382 मेगावाट की विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। और ओबरा जो प्लांट है वो ओबरा रसिया की सहायता से स्थापित किया गया। परीक्षा में मैंने बताया, परीक्षा जो तापीय विद्युत परियोजना है झांसी जिले में स्थित है, 640 मेगावाट की क्षमता वाला ये प्लांट है। इसके अलावा अनपरा विद्युत गृह भी सोनभद्र जिले में ही स्थित है। इस विद्युत गृह के अंतर्गत कई संयंत्र संचालित किए गए हैं। ये अनपरा जो तापीय विद्युत गृह है इसमें किस देश ने सहायता की? अनपरा जापान की सहायता से लगाया गया है और ये 1000 मेगावाट की क्षमता वाला तापीय विद्युत गृह है। इसमें 1000 मेगावाट हमें क्षमता वाली ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी प्रकार से पनकी ताप विद्युत संयंत्र के द्वारा कानपुर के निकट पनकी स्टेशन है, जो रेलवे स्टेशन पनकी, यहीं पर पनकी ताप विद्युत संयंत्र लगा हुआ है और इससे हमें 210 मेगावाट बिजली का उत्पादन प्राप्त होता है। इसी प्रकार आपके तापीय विद्युत संयंत्र उत्पादन की बात करें तो इसमें और भी कई एक हैं, जिसमें दादरी वाला ताप विद्युत, ये गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है, गैस आधारित प्लांट है। ये अब तक की जो तापीय परियोजनाएं थी वो थर्मल तापीय परियोजनाएं थी, अर्थात थर्मल थी, जो कोयले के द्वारा जिनमें एनर्जी पैदा की जाती थी। सबसे ज़्यादा एनर्जी पैदा करने वाली आपकी ओबरा तापीय परियोजना हो गई, जो रूस की सहायता से लगी थी, जिसमें 1382 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। तो इसके अलावा अनपरा ताप विद्युत परियोजना है जो सोनभद्र जिले में ही स्थित है, यह भी जापान की सहायता से लगी थी। इसमें 1000 मेगावाट विद्युत एनर्जी का हमें उत्पादन प्राप्त होता है। इसके अलावा कुछ गैस आधारित प्लांट भी लगे हैं, उसमें आपका दादरी में एक प्लांट लगाया है ताप विद्युत परियोजना का, जो गौतम बुद्ध नगर में स्थित है, ये गैस पर आधारित है। इसी प्रकार आंवला ताप विद्युत परियोजना, औरैया विद्युत ताप परियोजना, ये आंवला बरेली में है, औरैया में है, ये भी गैस आधारित प्लांट हैं। इसी प्रकार ऊंचाहार ताप केंद्र भी आपका कहाँ पर पड़ता है? ये भी ऊंचाहार ताप केंद्र भी आपका बरेली में है। इसके अलावा टांडा ताप विद्युत केंद्र, ये अम्बेडकर निगम में है। टाडा ताप विद्युत केंद्र, ये कोयला पर आधारित संयंत्र है। सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केंद्र, ये सोनभद्र जिले में स्थित है। इसी को सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केंद्र को ही आपका ओबरा ताप विद्युत केंद्र के नाम से जाना जाता है, जो रूस की सहायता से लगाया गया था, सोनभद्र जिले में कोयले पर आधारित है। इसके अलावा रहंद ताप केंद्र, ये भी सोनभद्र जिले में है। अर्थात अगर ताप विद्युत केंद्र की बात की जाए, ताप विद्युत संयंत्र की बात की जाए और क्वेश्चन आया है कि सबसे ज़्यादा ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थापित हैं, तो ये आप कह सकते हो ये भी सोनभद्र में स्थापित हैं। तो ये हमने आपको ताप विद्युत केंद्र थर्मल पावर एनर्जी के बारे में बताया। थर्मल पावर एनर्जी के द्वारा किन संयंत्रों से कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, किस जिले में ये संयंत्र स्थापित हैं और
किस देश की सहायता से ये स्थापित किए गए हैं, जिसमें आपका ओबरा हमने बताया, चंदौसी बताया, जिसमें हमने पनकी बताया जो कानपुर रेलवे स्टेशन है, जिसमें परीक्षा बताया और जो झांसी में स्थित है परीक्षा आपका, इसके बाद अनपरा बताया, ये भी 1000 मेगावाट वाला है, सोनभद्र में स्थित है। तो ये हमने इस प्रकार से आपको ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना के बारे में बताया। रायबरेली में टाडा ताप विद्युत परियोजना आपकी, अम्बेडकर नगर में, गौतम बुद्ध नगर में कौन सी है, दादरी ताप विद्युत परियोजना। तो आमला ताप विद्युत परियोजना आपकी बरेली में स्थित है, बरेली में कौन सी है, आमला। और ताप विद्युत ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना रायबरेली में स्थित है। ये मेजर डिफरेंस है। इसके अलावा सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं कि जल विद्युत अर्थात हाइड्रो पावर जनरेशन के बारे में अगर बात करें कि जल विद्युत उत्पादन किन क्षेत्रों में और कैसे कैसे होता है। जल विद्युत उत्पादन की अगर बात करें तो जल विद्युत निगम लिमिटेड सन 2000 के प्रावधानों के अनुसार प्रदेश के सभी क्षेत्रों में जल विद्युत के प्रचालन, रखरखाव तथा नदी परियोजनाओं के सर्वेक्षण, अनुसंधान एवं निर्माण संबंधी दायित्व जल विद्युत उत्पादन निगम का कार्य है। वर्तमान में इसके अंतर्गत प्रदेश के कुछ 526 मेगावाट की जल विद्युत क्षमता वाले संयंत्र स्थापित किए गए हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जल विद्युत परियोजना में नवीनीकरण करते हुए विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने का कार्य किया जा रहा है। निगम के उत्पादन केंद्र इस प्रकार से हैं, जैसे जल विद्युत परियोजना कैसे होती है कि पानी को एक जगह रोक कर के एकदम तेजी से जब छोड़ा जाता है टरबाइन के माध्यम से, तो टरबाइन पर पड़ता है जिससे इलेक्ट्रॉन और उसमें टूटते हैं, इससे एनर्जी पैदा होती है जो हमें विद्युत के रूप में प्राप्त होती है। जल विद्युत की अगर बात करें तो रहंद जल विद्युत परियोजना, इस परियोजना का उद्घाटन रहंद जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया 13 जुलाई 1954 में। और रहंद जल विद्युत परियोजना भी आपकी कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर स्थित है पवन बताइए, सोचिए। रहंद जल विद्युत परियोजना कई बार क्वेश्चन आया है। 1954 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ये भी आपकी कहां पर स्थित है नंदिनी, हाँ, सोनभद्र जिले में स्थित है। ये रहंद जल विद्युत परियोजना आपकी सोनभद्र जिले में स्थित है। इसी पर एक बांध बनाया गया है रहंद परियोजना पर। कौन सा बांध बनाया गया है बताइए रंजना, हाँ, इस पर गोविंद बल्लभ पंत के नाम से एक बांध बनाया गया है जो 50-50 मेगावाट विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयाँ इस पर लगी हुई हैं। इसके बाद नेक्स्ट ओबरा जल विद्युत केंद्र की अगर बात करें तो ये रहंद बांध से ही 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित ओबरा सोनभद्र नामक स्थान पर रहंद नदी पर दूसरा बांध बनाया गया, जिसे ओबरा बांध कहते हैं। इस विद्युत गृह की उत्पादन क्षमता 99 मेगावाट है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जल विद्युत और थर्मल पावर या तापीय परियोजना की बात की जाए तो तापीय परियोजना के माध्यम से अर्थात कोयला के माध्यम से ज़्यादा एनर्जी प्राप्त होती है। एक और बांध है जल विद्युत से संबंधित माता टीला जल विद्युत गृह। माता टीला जल विद्युत गृह बहुत ही फेमस है, ये कई बार क्वेश्चन बना है इस पर कि माता टीला जल विद्युत गृह ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1958 में किया गया था। मध्य प्रदेश के सहयोग से यह बांध बनाया गया। इसका विस्तार 20 वर्ग किलोमीटर में है। इसकी उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट है। अर्थात क्वेश्चन आ जाए माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है, बेतवा नदी पर स्थित है। इसकी उत्पादन क्षमता 30 मेगावाट है। ऐसा कौन सा जल विद्युत गृह है जो दूसरे राज्य की सहायता से बना, तो माता टीला बांध ऐसा जल विद्युत गृह है जो मध्य प्रदेश की सहायता से बना। ये हमने आपको तापीय परियोजनाओं के बारे में, इसके अलावा हमने आपको जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में बताया। अब बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। परमाणु ऊर्जा के माध्यम से भी तो हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो भारत में विद्युत उत्पादन करने के क्षेत्र में अगर परमाणु ऊर्जा की बात की जाए तो भारत में गुजरात में, राजस्थान में,
कर्नाटक में और आपके उत्तर प्रदेश में और तमिलनाडु में परमाणु बिजली संयंत्र स्थापित किए गए हैं। भारत के कुल उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की अगर बात करें तो केवल और केवल 2.4% परमाणु ऊर्जा प्राप्त होती है। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की अगर बात करें और परमाणु ऊर्जा की अगर क्षमता की बात करें, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु ऊर्जा का जो हिस्सा है कितना है? परमाणु ऊर्जा का 2.4 अर्थात कम ही हिस्सा परमाणु ऊर्जा का है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर की गई है। बुलंदशहर जिले के नरौरा नामक स्थान पर परमाणु संयंत्र पहला उत्तर प्रदेश का परमाणु संयंत्र केंद्र कौन सा है? नरौरा परमाणु संयंत्र केंद्र पहला है। इसकी प्राथमिक इकाई की अगर स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1991 को, दूसरी इकाई की स्थापना 1 जुलाई 1992 को। इसकी प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता परमाणु संयंत्र की कितनी है? 220 मेगावाट। अर्थात नरौरा में जो परमाणु संयंत्र स्थापित है बुलंदशहर जिले में, उसकी स्थापना जनवरी 1991 जुलाई 1992 में दूसरी इकाई स्थापित हो गई। और दोनों इकाई की बात करें तो प्रत्येक इकाई की जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता कितनी है? 220 मेगावाट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अब हम कृषि के बारे में चर्चा करेंगे और सिंचाई की बात करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अगर कृषि की बात करें तो मुख्य रूप से 3 फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। और फसल उत्पादन की अगर बात करें तो रबी के बारे में अगर चर्चा करें तो रबी एक ऐसी फसल है जो अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक बोई जाती है और मार्च से लेकर अप्रैल में जिसकी कटाई शुरू होती है, अर्थात अप्रैल तक इसकी कटाई हो जाती है। इसमें अगर भौगोलिक दशा की बात करें तो ज़्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती है और इसमें औसत तापमान की ज़रूरत होती है। रबी की कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूँ है, जौ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, तंबाकू है और अलसी है, लाई है। ये सभी फसलें रबी से संबंधित हैं। रबी कब बोई जाती है? अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक इसकी बुआई होती है, मार्च से अप्रैल में इसको काटा जाता है। इसके लिए कम जल और औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इससे संबंधित जो फसलें हैं रबी की, गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, लाही और आपकी आलू और तंबाकू, ये जो फसलें हैं आप इसको लिख सकते हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, अलसी, सरसों, लाई, आलू, तंबाकू, ये फसलें रबी से संबंधित हैं। तो रबी की फसलें अक्टूबर से दिसंबर तक बोई जाती हैं और मार्च से अप्रैल तक काटी जाती हैं। कम जल औसत तापमान की आवश्यकता होती है। और फसलों में अगर क्रम की बात करें तो गेहूँ, जौ, सरसों, चना, मटर, अलसी, लाई, तंबाकू, आलू, ये सभी फसलें आपकी रबी फसल से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों खरीफ का नंबर आता है। खरीफ फसल मई से जुलाई तक बोई जाती है। मार्च और अप्रैल में तो वही हो गई रबी। अब अप्रैल के बाद तुरंत मई से जुलाई तक इसका बुआन होता है या बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर में इसकी कटाई होती है। इसके लिए इस सीजन में आप देखोगे दोस्तों, सितंबर से अक्टूबर और मई के बाद जुलाई में जो बोई जाती है। अब जुलाई से बीच में जो समय है वो बरसात का समय होता है, अर्थात ये वो फसल है जिसमें पानी की मात्रा हमें ज़्यादा चाहिए तथा अधिकतम तापमान, ज़्यादा से ज़्यादा तापमान की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार की जो फसलें हैं उसमें आपका चावल है, मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, सावा है, कौंदी है, मूंगफली, कपास, गन्ना इत्यादि जो फसलें हैं खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। खरीफ की फसल मई से लेकर जुलाई तक बोई जाती है, सितंबर से लेकर अक्टूबर तक काटी जाती है। इसमें अधिक जल और अधिक ताप की आवश्यकता होती है। और खरीफ की फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा और आपका अरहर, मूंगफली, कपास, जूट, तिल इत्यादि फसलें खरीफ की फसलों के अंतर्गत आती हैं। अब तीसरी नेक्स्ट कौन सी फसल है? जायद।
जायद फसल के बारे में ये छोटा सा अगर देखा जाए, जायद फसल का जो समय होता है वो सबसे कम माना जाता है। ये जुलाई, जून जुलाई में बो दी जाती हैं और अधिकतम इसमें तापमान की आवश्यकता होती है। और तराई वाले क्षेत्र में, नदियों के किनारे या जहाँ पानी ज़्यादा मात्रा में रहता है, वहाँ पर इनकी फसल ज़्यादा अच्छी होती है। और ये ज़्यादातर फसलें जो होती हैं साग सब्जी से संबंधित होती हैं। तो जायद में खरबूजा है, तरबूजा है, तोरई है, लौकी है, काशी फल है, परवल है, मूंग है, लौकिया। एक शब्द आपने देखा होगा, एक दाल मूंग की आ गई इसमें। तो जायद में मूंग की दाल जो फसल होती है खरीफ में भी हो जाती है, और ये जायद वाली फसल के अंतर्गत भी इसको जाना जाता है। तो मूंग की दाल अगर आ जाए और खरीफ और जायद दोनों का क्रम आ जाए तो हम मूंग की दाल जायद वाली फसल में अंकित करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से अब गेहूं की बात करें, कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे गेहूं, उत्तर प्रदेश में गेहूं होता है। गेहूं में 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर ताप चाहिए। और पूरे देश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश का 24% गेहूं उत्तर प्रदेश से ही उगाया जाता है। ठीक है, चावल की बात करें तो चावल, संपूर्ण देश का 18% चावल वर्तमान में उत्तर प्रदेश से देता है। इसमें 27 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से मक्का है, गन्ना है, कपास है, कुछ अरहर है, जौ है, बाजरा, ये उत्तर प्रदेश में होने वाली फसलें हैं। अफीम है, उत्तर प्रदेश में अफीम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला बाराबंकी है। अफीम उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त गाजीपुर में भी अफीम की खेती की जाती है। अब फल को देख लेते हैं। ठीक है, फल की अगर बात करें तो इसमें से कुछ उसमें संस्थान हैं। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान आपका लखनऊ में स्थित है। आम औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र भी आपका, आम औद्योगिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका कहाँ है? लखनऊ में ही स्थित है। अमरूद औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र आपका इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में ही अमरूद मिलता है और बढ़िया वाला अमरूद इलाहाबाद भी अमरूद के नाम से जाना जाता है। केला के अगर क्षेत्र की बात करें, बनाना, तो वाराणसी, कौशाम्बी, इलाहाबाद क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है। लीची आपका सहारनपुर और मेरठ जैसे क्षेत्रों में अधिकतर मात्रा में उगाया जाता है। नींबू और संतरा बुंदेलखंड, विशेष रूप से इन क्षेत्रों में। पपीता आपका उन्नाव, लखीमपुर खीरी और सहारनपुर क्षेत्र में होता है। तो ठीक है, अब अमरूद की बात करें तो इलाहाबाद, कौशाम्बी, बदायूं और कानपुर, फैजाबाद आदि जिलों में अमरूद होता है। इसके अलावा आम को वैसे भी फलों का राजा कहा जाता है। तो प्रसिद्ध आम आपका मुरादाबाद, सहारनपुर, बाराबंकी, वाराणसी, फैजाबाद आदि लगभग सभी क्षेत्रों में आम की पैदावार एटा, इटावा, मैनपुरी सब में होता है। आंवला, देश के कुल आंवला उत्पादन का लगभग 60% से भी अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है और 60% से भी ज़्यादा आंवला उत्तर प्रदेश अकेला देता है। उत्तर प्रदेश में भी आपका सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन करने वाला जो जिला है वो प्रतापगढ़ है। क्वेश्चन बन जाता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आंवले का उत्पादन कहाँ होता है? प्रतापगढ़ में होता है। केला बताया वाराणसी, बार, कौशाम्बी, इलाहाबाद। ठीक है, लीची सहारनपुर और मेरठ में सबसे ज़्यादा पैदावार होती है। इसी प्रकार माल्टा प्रदेश के वाराणसी, सहारनपुर क्षेत्र में होता है। नींबू बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है जहाँ शुष्क भूमि पाई जाती है। संतरा इधर बुंदेलखंड सहारनपुर के आसपास ही होगा जहाँ शुष्क भूमि पाई जाएगी। ठीक है, तरबूजा, खरबूज ये सारे आपके तराई क्षेत्र में होते हैं। अगर हम सब्जी मसालों की अगर बात करें तो इसमें हल्दी जो कि एक तना होता है, हल्दी के उत्पादन में देश का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर अधिकांश मात्रा में हल्दी का उत्पादन होता है। वैसे तो कई जिलों में हल्दी का उत्पादन होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश हल्दी उत्पादन में प्रथम स्थानीय अग्रणी राज्य के रूप में जाना जाता है। ठीक है, प्याज है, लहसुन है। प्याज लहसुन वैसे तो महाराष्ट्र का है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में उत्तर प्रदेश में प्याज लहसुन होता है। हम आत्मनिर्भर हैं। मशरूम की अगर देखी जाए तो पहले उत्तर प्रदेश में कम होता था, लेकिन आज के समय में मशरूम की खेती को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। मशरूम एक कवक के रूप में होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो मशरूम की खेती को भी अब उत्तर प्रदेश में बढ़ावा मिल रहा है।
और पुष्पों के उत्पादन की बात करें तो पुष्प की अगर बात करें तो कन्नौज है, मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, इलाहाबाद है, वाराणसी है, इन क्षेत्रों में पुष्पों की खेती होती है और कन्नौज पुष्पों से इत्र निकालने के लिए जाना जाता है। भारत में स्थापित 9 आदर्श पुष्प उत्पादन केंद्र हैं। इसी प्रकार जो औषधि का उत्पादन कैसे होता है, औषधि क्षेत्र में भी औषधि उत्पादन के अंतर्गत प्रदेश में आपके क्वेश्चन एक बार बना था कि औषधि पौधों के 5 औषधि पौधों के नाम लिखिए। तो औषधि पौधे आप सुन लीजिए कौन से होते हैं। नीम है, तुलसी है, आपका अशोक का पेड़ है, शंखपुष्पी है, शतावर है, अश्वगंधा है, मेथी है, एलोवेरा है, पेपरमेंट है। तो ये सभी अर्जुन है, सदाबहार है, ये सभी आपके औषधि पौधे होते हैं। नीम, अशोक, शंखपुष्पी, सर्पगंधा, शतावरी, अश्वगंधा और उसके बाद पिपहरी और उसके बाद मेथी, अर्जुन, ये सभी जो पौधे हैं वो औषधि पौधे के रूप में कार्य करते हैं। आज के समय में मेंथा भी एक औषधि काम आ जाता है। ऐसे मेंथा की अगर बात करें तो हर्बल डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर बताया जाता है उत्तर प्रदेश में जो मेंथा की खेती है, जिसको आजकल किसी और दूसरे नाम से जाना जाता है, शिवाला के नाम से भी जाना जाता है, तो उत्तर प्रदेश मेंथा उत्पादन में प्रथम स्थान पर है और संपूर्ण भारत का लगभग 90% मेंथा उत्तर प्रदेश से ही प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको कुछ पुष्पों के बारे में और आपके औषधि पौधे के बारे में बताया। तुलसी, अशोक, मेथी, मेंथा, पिपरमेंट, शतावरी, अश्वगंधा, सर्पगंधा है, नीम है।